दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान मनोज सिंह, जो कि धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और विदेशी मामलों पर भी बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। हाल ही में जो परिदृश्य देश में बन रहे हैं, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस संदर्भ में मैं एक एक प्रसंग से शुरुआत करना चाहूँगा आज की चर्चा की, कि आज से 5-6 साल पहले जब बुद्धिजीवी समाज में ऐसा माहौल बन रहा था, लोगों को दौड़ाकर मारने की 1 या 2 घटनाएँ आ रही थी धर्म के नाम पर, तो उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया था और बुद्धिजीवियों, लेखकों, साहित्यकारों या फ़िल्म उद्योग के भी बड़े लोगों द्वारा अपने पुरस्कारों की वापसी की एक मुहिम शुरू हुई थी इसके विरोध में, कि देश के नेता, प्रधानमंत्री खामोश हैं ऐसी घटनाओं पर, इससे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने वो मुहिम शुरू की, पुरस्कार वापसी की, तो उसकी बहुत आलोचना हुई, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर उन्हें जलील किया गया और इतना जलील किया गया कि वो उसके बाद फिर करीब-करीब चुप हो गए और ऐसी घटनाएँ थमी नहीं, लगातार समाज में बढ़ती जा रही हैं। तो स्थिति वही दिख रही थी कि जैसे नीति की बात कहने पर विभीषण को लात मारकर निकाला गया था, अपमानित किया गया था, उसी तरह से बुद्धिजीवियों को अपमानित किया गया। और आज जब हम देख रहे हैं कि जीप से लोगों को कुचल दिया जा रहा है, हाथ और पैर काट दिए जा रहे हैं, हत्या कर दी जा रही है नृशंस तरीके से और बातें धर्म के नाम पर हो रही हैं। तो मनोज जी, मेरा सवाल ये है, आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या देश में असहिष्णुता सचमुच बढ़ रही है, धार्मिक असहिष्णुता, या सिर्फ ये कि ये शगुफा है जो कुछ बुद्धिजीवियों ने खड़ा किया, एक हुआ है? सुदेव जी नमस्कार। और दिल दिल्ली देश के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपने सवाल बहुत ही गर्म उठा दिया है इस गर्म चर्चा में। ये सचमुच आज का सबसे संगीन सवाल है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं और खास करके उनका रूप जिस तरह से बहुत विभत्स और बहुत विकृत रूप में भी अब सामने आने लगा है। हम किसी घटना विशेष का जिक्र नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि आपने प्रश्न ऐसा उठाया है कि लोग खुद जोड़ लेंगे कि मैं इसको समग्रता में देखना चाहूंगा। जी, पहले तो हिंसा के प्रश्न को परिभाषित करना बड़ा जरूरी है। और जब तक हिंसा नहीं परिभाषित होगी कि हिंसा आखिर आपका सैनिक भी जो बॉर्डर पर है वो हिंसा करता है सुधीर जी ना। आखिर राम भी वध करते हैं ना, मैं तो यहां से कह रहा हूं। लेकिन मूल बात यह है कि वध कब हत्या में बदल जाता है, इसको पहचानना चाहिए ना। तो ये जो प्रश्न धर्म के नाम पर खास करके या मजहब पंथ के नाम पर किसी को मार देना, अब इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है। यहां तो धर्म आकर के अपना अस्तित्व खो देता है कि अब धर्म रह ही नहीं जाता है, वहां अधर्म हो जाता है। लेकिन जब मैं इस घटना को देखता हूं, सिंघू बॉर्डर वाली जो घटना हुई है, ये भीतर बहुत उद्वेलित हमको कई तरह से करती है। एक ऐसा धर्म 350 साल की गुरुपद पातशाही का जो इतिहास है वो इतना उत्सर्गमय है, इतना त्यागमय है, इतना पौरुष भरा है, इतना वीरत्व बोध लिए हुए है कि ये समझ में नहीं आता है। और इतना समन्वयी चेतना है कि मनुष्य मनुष्य में कोई भेद ही नहीं है। एक ऐसे दर्शन से, ऐसे ऐसे गुरु शब्द से किसी का क्या प्रतिकार हो सकता है। मुझे तो लगता है कि जो सिख धर्म की समन्वयी चेतना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो इसलिए कि अगर इस पैटर्न, इस मीजान पर, इस कसौटी पर अगर आप देखें कि जब प्राणी मात्र की बात आप कहते हैं, सनातन परंपरा में तो प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, ठीक है। गुरु महाराज उस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को लेकर चलते हैं, तो वहां तो दोनों में कोई फर्क हमको नहीं नजर आता है।
हमको ये चेतना भी वैसी ही लगती है, वह धारा भी। 10 गुरुओं ने 350 साल में आध्यात्मिकता की जिस धारा से इस पंजाब को सींचा है, जी, तो वो इतना अद्भुत है। और उसमें से जो हमारी सामाजिकता निकली है वो पूरे भारत के लिए अनुकरणीय है, जो लंगर परंपरा है, सिख परंपरा है। जी, लेकिन अब ये बात समझना जरा मुश्किल है कि जहां मनुष्य का इतना आदर हो जिस धर्म में, और जो वाणी मनुष्य को प्रतिष्ठा को, मनुष्य की आध्यात्मिकता को ऊंचाई प्रदान करती हो, उसके अनुयायी, और वो अनुयायी जिनको कहा जाता है कि वो समाज के, उसी समाज के बाकी हिस्सों के बनिस्बत ज्यादा धार्मिक हैं, ज्यादा समझदार हैं आध्यात्म के मामले में, उनका उत्सर्ग बड़ा है, उनका संकल्प बड़ा है, वो लोग कैसे किसी एक व्यक्ति की हाथ काट कर, पैर काट कर इस तरह से हत्या कर देंगे? इतनी नृशंस हत्या कैसे हो सकती है? जो हाँ हाँ, मूल प्रश्न ये है कि जो गुरवाणी मानवता को उत्कर्ष तक ले जाती है, हाँ, उसके नाम पर या उसके अनुसरण के नाम पर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हो ही भटकाव नहीं है। सकता। जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यह तो ऐसी बात है कि जैसे कोई ये दिखाना चाहता हो कि हम कितने क्रूर हैं। ये भटकाव है। ये भटकाव है। युद्ध में दोनों जी, पक्षों के योद्धा जब खेत हो रहे थे, अब बड़ी पैमाने पे लाशें बिखरी थी, तो एक था जो घायलों को पानी पिला रहा था। भाई पानी कन्हैया पिलाते जी, समय भाई कन्हैया जी। जी, जी, तो ये ऐसे दृष्टांत हैं। देखिए, जी। और जब घायल दुश्मनों को भी पानी पिला रहे थे, सिर्फ पिला रहे घायलों थे, को नहीं। हाँ, घायल दुश्मनों को पानी और गुड़ देते थे भाई कन्हैया जी। और उनको हाँ पकड़कर गुरु गोविंद सिंह जी के पास ले गए कि साहब ये हम उन्हें मारते हैं और ये जाके उन्हें फिर से भला चंगा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ कि वो, हाँ, वो सब जीव जो हैं वो सब ईश्वर के हैं, वो भी हमारे ही बंदे हैं। तो मानवता हाँ का इतना सर्वोच्च उदाहरण है जिस धर्म में। हाँ। और देखिए, एक बात और बताऊं मैं कि हिंसा कभी, सामाजिक हिंसा, व्यक्तिगत हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा, जो जिस तरह से जैन धारा के लोग समझते हैं, जी, वो ऊंचाई है। जी, जी, अहिंसा की भावना की ऊंचाई है वो। जी, लेकिन अब देखिए, हमको एक कुछ साल पहले की बात है कि रसिया की किसी स्टेट में गीता पर किसी ने पाबंदी लगाने की बात इस आधार पर कही कि ये हिंसा को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ। जी। तो उस अज्ञान से और उनके धार्मिक संस्थाओं से ही इसका बड़ा प्रतिकार हुआ, उनको अपनी बात वापस लेनी पड़ी, वो फिर किसी भी स्तर पर स्वीकृत नहीं हुआ। इसमें मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा। हालांकि बात तुलसीदास जी की है, रामचरितमानस में उन्होंने बखूबी उस बात को रखा है कि जब हम्म बाली का वध हो जाता है, बाली को राम जब छुपकर मारते हैं, तो वो सवाल उठाते हैं कि आपने किस अधिकार से जो है ये वध किया है। तो हम्म। उसमें एक बहुत अच्छा तुलसीदास जी का तर्क है। जैसे आपने भी शुरू में कहा कि वध और हिंसा में क्या फर्क होगा, तो हाँ वो हाँ उस फर्क को बहुत बारीकी से समझाते हैं कि देखिए, जो अवगुण है वो तो वो गिनाते ही हैं, लेकिन वो ये हाँ अधिकार बताते हैं कि वो एक राजकुमार हैं और शासन की व्यवस्था के तहत जहां अन्याय हो रहा है, शासन की हम्म व्यवस्था के तहत जहां अन्याय हो रहा है, उन्हें दंड देने का अधिकार है ना? क्योंकि हाँ वो हाँ इसके हाँ चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र है, राजा और भविष्य के राजा हैं और राजा घोषित हैं वो। उनको दशरथ जो है राजा घोषित करके गए हैं। तो उन्हें दंड हम्म देने का अधिकार है। फौजों को सीधे दंड देने का अधिकार नहीं है। वो जब जाती हैं शासक के आदेश पे लड़ने जाती हैं, और हम्म उसके तहत जो चीजें होती हैं, वो शासन शासन को एक अधिकार ये मिला हुआ है कि वो मतलब शत्रुओं को या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के जो अंतिम उपाय माने जाते हैं वो करता है। तो फांसी देना भी उसी अंतिम उपाय में आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर की अवधारणा उसमें भी रखी गई है। तो हिंसा
कोई ये कहे कि मैं लाडली फौज हूँ स्वयं को, और खुद ही दंड देना शुरू कर दे, ये तो कहीं से भी मान्य नहीं है। क्यों? और वो भी उनके नाम पर जिन्होंने मानवता के बड़े बड़े पैमाने स्थापित किए हैं। तो सिर्फ सिंघू बॉर्डर की ही बात नहीं मैं कर रहा हूँ, धर्म के नाम पर जैसे पिछले 5-6 साल में हो रहा है कि किसी का फ्रिज खोल के देख लिया और देखा कि वहां पर बहुत चीजें इस तरह की पड़ी हैं कि हम आहत हो गए, और हमने जाकर उस पर जो है हमला कर देखिए, दिया, मार दिया। और इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा मैं, फिर आप अपना जवाब दे दीजिए। समाज के मूल सवाल पे हम लौटते हैं कि समाज क्या असहिष्णु हो रहा है इन सब धाराओं में। अगर सिंघू बॉर्डर पर ये कहा जा रहा है कि साहब ग्रंथ साहब की अवमानना हुई थी, निरादर हुआ था या उसका मान भंग हुआ था, तो उसके लिए कानून में सजाएं हैं और बड़ी सजाएं हैं। और इसी तरह से अगर जो फ्रिज वाला मामला था कि उसमें अगर कोई खास मांस पाया गया तो उसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसके लिए भी कानून है। तो क्या असहिष्णुता इस लिहाज से हुई है कि कानून तक जाने की जहमत नहीं उठाई जा रही। आप पुलिस को या न्याय व्यवस्था में आप उस मामले को नहीं ले जा रहे हैं, आप मौके पे दंडित करना चाह रहे हैं। ये एक घोर अराजकता का प्रतीक है। तो जहां भी ये हो रहा है कि भीड़ कह रही है कि मैं ही फैसला कर दूंगी, मैं ही जो मौके पर है वो से ही मैं सही कर दूंगी, उससे वही सही है, ना पक्ष सुना जाएगा, ये दूसरा पक्ष सुना ही नहीं जाएगा, ये न्याय की अवधारणा नहीं है। तो इस लिहाज से ही असहिष्णुता की बात उठी थी। तो हम फिर उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। तो क्या ये लग रहा है कि ये और बढ़ रहा है इस तरह से लोगों का मौके पर ही अराजक हो जाना? सुधीर जी, अभी पहली कॉपी चल रही थी, तब तक आपने दूसरी कॉपी खोल ली है। उसमें ये मामला है, अब मैं अपने को दोनों विषयों के बीच में अभी पा रहा हूं, और यह बात मेरे समझ में कुछ आती है कि गुरु शब्द का अपमान, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान, पवित्र धर्म ग्रंथ का अपमान, उसमें श्रद्धा रखने वाले के लिए आत्यांतिक क्रोध का कारण बन सकता है। मतलब हमको हैरत जिस बात की है और हमको दिक्कत जिस बात की है, परेशानी जिस बात की है, वो यही है कि इस तरह की बेअदबी की घटनाएं तो पंजाब में भी हुई थी, जी लेकिन इतना नृशंस रूप में परिणाम क्यों आ गया? जी। और जब इसको इस तरह से मारा गया, तो क्या इसके पहले जिन लोगों को गुस्सा आया था वो लोग ये पता लगा लिए कि किसने इसको भेजा था, अगर भेजा था तो, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं? इसलिए कि ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि एक आदमी कोई हो, चाहे किसी भी वजह से, वो गुरु ग्रंथ साहब से, गुरुद्वारे से, गुरु साहबान से आ, आ, किसी किसी बात को लेकर के ठीक न माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी का क्या बैर उन लोगों से? और देखिए, मैं अपने मत में, अपने भीतर तो मुझे एकदम ये स्पष्ट लगता है कि ये कोई साजिश है। असहिष्णुता बढ़ने की बात जो कर रहे हैं, तो मैं सीधे उस प्रश्न पर आता हूं। जी जी जी। मैं ये नहीं मानूंगा कि बाकी बुद्धिजीवियों का स्पेस बहुत घट गया है, जैसा कि लोग कहते हैं कि अब स्पेस बहुत रह नहीं हाँ, गया अब है। तो वो खामोश हो गए हैं। उन्हें पता है कि जैसे विभीषण खामोशी से निकल गए थे, उन्होंने पलट के रावण को कुछ भी नहीं कहा कि तुमने मुझे लात मारी है। उसी तरह से बुद्धिजीवी खामोश हो गए, अब वो नहीं कुछ बोलते। एक आध को जावेद अख्तर या एक दो छोड़ दें, तो बाकी सब खामोश हो गए हैं। उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया है। हाँ, वो तो एकदम विभीषण वाली भूमिका में आ गए हैं कि इनसे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बहुत खराब बात है, इसलिए कि अगर डेमोक्रेसी चली गई ना, अगर बोलने की, डेमोक्रेसी क्या है? मूल रूप से बोलने की आजादी है, व्यक्ति हाँ, की आजादी जो है वो डेमोक्रेसी है। लेकिन बोलने को इसीलिए, अपमानित किया जाता है। हाँ, तो इसीलिए हम ये सरकार बनाते हैं, ये व्यवस्था बनाते हैं। समाज किसी को अपने पर शासन करने का अधिकार समाज इसलिए दे देता है कि आप हाँ, इस हमारी इस व्यवस्था को ठीक आजादी से। को बनाए रखें। मनुष्यता का पूरा इतिहास ही जो है जी। वह स्वतंत्रता का संघर्ष है। हाँ, स्वतंत्रता का संघर्ष है। मनुष्यत्व का जो समग्र इतिहास है वो स्वतंत्रता का ही संघर्ष है। हम इसको महाभारत काल से देखते हैं जी कि सत्ता जब धृतराष्ट्र हो गई, सत्ता जब अंधी हो गई, जी। तो तो फिर फैसला 1858 ने किया, भारत का जो कुछ भी श्रेष्ठ था उस समय तक वो सब नष्ट हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद भारत ने फिर शून्य से शुरुआत की।
होता यही है, जब सत्ता जो है जनता की सुनना बंद कर देती है तो वो पूरे को बर्बाद कर देती है, सारी धरोहरों को, लेकिन पूरे समाज को लेकिन बर्बाद करती है और समाज को लेकिन नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। ये एक इसमें बड़ा एक, संकट है। हाँ ठीक कहा आपने। ये और ये संकट देखिए, एक बात और है, अब मुझे ध्यान आ रहा है, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। आज से 7-8 साल पहले दुनिया के तमाम देशों में इस तरह के तत्व और इस तरह के लोग बढ़ गए जो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, ज्यादा कट्टर थे। और इसमें हम तो अमेरिका तक को देखते हैं, ट्रम्प साहब भी हमको वैसे ही लगते थे। अब पूरी दुनिया में ही बड़ा है और उन्हें लग रहा है कि इससे लाभ मिलता है, लोग पोलराइज होते हैं, तो सत्ता में लेकिन आने का ये बड़ा आसान तरीका है। आसान तरीका है, लेकिन ये भी आप देख रहे हैं कि उसमें से अनेक का दौर खत्म हो गया, अब चीजें बदल रही हैं, इतनी जल्दी बदल रही हैं, तो कई जगह आदमी ऐसा हो रहा है। नहीं, जब हिंसा तो होती है, यहाँ विवेकानंद को हमें लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ आत्मिक रूप से सब जुड़े हुए हैं, हिंदू मुसलमान ये सब कपड़े हमने सिख ईसाई तो हमने पहना लिए, लेकिन जहाँ हाँ किसी हाँ का वध होता है या जब किसी पे नृशंसता होती है तो अंदर से आत्मा सबकी एक है, वो कांपती है, वो उसके खिलाफ जो है खड़ी होती है और चित्कार करती है हर आत्मा। ठीक है, अंदर क्रंदन होता है और बेचैनी सबके बढ़ती है और वो फिर इस पर मंथन करता है। और यही वजह है कि जब एक अश्वेत के गर्दन पर पांव रखकर कोई खड़ा हो जाता है तो पूरा, मतलब अमेरिका ही नहीं, यूरोप और पूरी दुनिया जाग जाती है उसके खिलाफ। तो आत्मा आत्मिक रूप से इसीलिए कहा गया है कि सब एक है, जो भारतीय दर्शन का हिस्सा है, जिसे विवेकानंद ने बड़े अच्छे वैज्ञानिक तरीके से स्थापित किया है, वो यहाँ पर सफल साबित होता है। तो एक चीज और, मैं इस सवाल को अब और आगे थोड़ा सा ले जाना चाह रहा हूँ ताकि कुछ और बातें आ जाएं, जो इसका जो पीछे की जो राजनीति है वो थोड़ी सी और स्पष्ट हो जाए। हालांकि थोड़ी सी बात हमारे इसके जरिए आई है पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी राजनीति की। वो ये सवाल है कि जैसे अभी जो यहाँ पर हुआ आपका लखीमपुर खीरी में, तो हम्म, वहां की जब बात जो है, जब निर्मला सीतारमण अमेरिका में गई तो इस मुद्दे पर बड़े सवाल उठे, वहां पर वहां के प्रेस ने जो है, पत्रकारों ने सीधे सवाल उठाए कि इस तरह की घटना की। तो उन्होंने बड़े अजीब सा एक तर्क दिया। उनका कहना था कि जी ऐसी घटनाएं तो भारत में होती रहती हैं और जब भाजपा स्टेट में होती है तो फिर ऐसी संख्या, मतलब तो उसको बतंगड़ बनाया जाता है, अमर सेन उस पर बोलते हैं या और लोग बोलते हैं, बड़ी उन्होंने आलोचना की। तो इस तरह से विदेश में जब ये बात कही गई कि होती रहती हैं, और उसके बाद आप देखो कि जीप चढ़ाने की लगातार एक दो तीन घटनाएं, मतलब दो और हो गई। ठीक है, और सिर्फ धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई थी, जब अभी भोपाल में हुई एक। तो ये जिस तरह की राजनीतिक बू इसमें अपने आप आ जाती है, हो सकता है ये संयोग से हो, इत्तेफाक हो, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो इस पर मैं, मुझे एक और तुलसीदास जी याद आते हैं, जो कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयहास, राज धर्म हम्म, तनु तीन को होए बेग ही नाश। तो होता क्या है कि देखिए, तनु का नाश तो हो ही रहा है, जो वैद्य झूठ बोल रहे थे कि 36 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, हमारी इनकी सत्ता आ जाएगी, या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। तो वैद्य ने झूठ बोला तो तनु का नाश हुआ। कोरोना में कितने लोग गए आए, मौतें हुई, एक अलग से रिकॉर्ड बन गए। ठीक है, और धर्म तो जहां पहुंच गया है वो आप देख ही रहे हो, धर्म अब लड़वाने की जो है ज्यादा कोशिशें करता नजर आ रहा है। और मैं सिर्फ एक किसी एक धर्म की बात नहीं कहूंगा, अभी कश्मीर में भी जो हो रहा है वो भी यही हो रहा है कि चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है ताकि पोलराइजेशन हो जाए और कुछ खास दक्षिण पंथियों को उससे लाभ मिल जाए। इसी तरह से अभी ये जो सिंगू बॉर्डर की घटना है, इसको भी आप उसी कड़ी में आप जोड़ सकते हैं, या आप यहाँ की लखीमपुर खीरी की घटना है। तो ये जो घटनाएं हैं ये एक ही सूत्र में बंधती आ रही हैं, जो कि एक खास किस्म का पोलराइजेशन समाज में पैदा कर रही है, जो कि डराता है और जिसकी चिंता बुद्धिजीवी पहले व्यक्त कर चुके हैं। तो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता नजर आता है? जमहूरियत में हुकूमत की ताकत का सरचश्मा अवाम होती है। जी। और जब आप अवाम की बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि तमाम तरह के तिकड़म तब तक चलते हैं जी। जब तक अवाम लड़ाई में आई नहीं होती है। जी।
आवाम जिस दिन लड़ाई में आ जाती है, जी। उस दिन सत्ता के सारे तिकड़म मुंह के बल गिरते हैं, जनता से ऊपर कुछ भी नहीं। बहुत खूब। औ- बहुत और सत्य यह बात। मान्यता और यह मान्यता हम सनातन शास्त्रों से लेते हैं। जी। नर नारायण कब बन जाता है? जी। तो जो जब सचमुच सुधीर जी हमारे समझ में बहुत दिन तक नहीं आया ये नर नारायण का चक्कर, जी। जब तक उस श्लोक से नहीं मुलाकात हुई कि सहस्त्र नयना सहस्त्र लोचन, जी। सब कुछ जब हजारों हजार हो जाए तो समझिए कि जनार्दन आ गए। जनार्दन आ गए। जी। जनार्दन आ गए। जी। तो जनार्दन के जागने की बात है। असहिष्णुता आज आपको बढ़ती हुई इसलिए दिख रही है कि कुछ लोग इसके सहारे, कोई एक ही पक्ष नहीं है, मैं ये हाँ। भी देख रहा हूं कि इसका तो सब लोग फायदा उठाने के फेर में रहते हैं। हाँ, सब चक्कर लगा रहे हैं, धर्म स्थलों में जाके पूजा कर रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, या जो भी कर अब सकते हैं, वो अब टोपी उस लगा रहे हैं खास अब किस्म की। अब उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना है? आप जोड़ते रहिए, पता लगाते रहिए। वैसे किसी के भी दर्शन पूजन पर हम प्रश्न नहीं उठाना चाहेंगे, कभी भी नहीं। वो चाहे बिल्कुल। नकली ही कर रहा हो। देखिए, जी। हमारे यहाँ तो गांव में एक बात कही जाती है कि अच्छाई का अगर अभिनय भी कर रहा है सर्वा तो अच्छा ही कर रहा है, तब क्या बुरा है? अभिनय ही कर रहा हो, कोई अच्छे काम का कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ वो बहुत दिन चल नहीं सकता है, आगे नहीं चल सकता है, ये सबको समझ लेना चाहिए। और सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये रास्ता नहीं है, लोकतंत्र का ये रास्ता नहीं है। गुरु महाराज की ख्याति और परंपरा के लिए गुरु महाराज के वो लोग बहुत काफी हैं और वो पूरी दुनिया में उनका नाम बहुत ऊंचा रखते हैं, जो जी। लंगर चलाते हैं, जो कभी कभी आंदोलन भी करते हैं, जो जी। पंजाब को। न्याय के पक्ष हाँ, में खड़े होते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से खड़े होते हैं। ये देखा है। अद्भुत है, ये अद्भुत है। और ठीक है, और इसका कोई और नतीजा जहाँ कहीं किसानों के आंदोलन का कहीं निकलता क्या? कोई संकट जी। आता है, कहीं समाज पे आपदा आती है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मदद करने वाले होते हैं हाँ, वो, सबसे अरे पहले। सुधीर जी, मैं एक छोटी सी बात बता दूं। और ये बात कहाँ से दिमाग में मेरे आई मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए कि मैं जब स्मरण करता हूँ कि कैसे कैसे जाना, तो चौथी पांचवी तक, मतलब 10 साल की उम्र तक यूपी का हिंदी बेल्ट का एक आम बच्चा गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी से सीधे रणजीत सिंह तक पहुंच जाता था। बीच में तो कुछ मिलता नहीं था पढ़ने को, सीधे गुरु नानक का एक चैप्टर होता था, उसके बाद सीधे राजा रणजीत सिंह आ जाते थे। जी। लेकिन जब आगे बढ़े तो उसी समय जागरण में महीप सिंह जी 10 गुरुओं की कहानियां लिख रहे थे। जी। और वो क्रमशः साप्ताहिक रूप में छपी हर जी। सप्ताह। जी। तो मैं पढ़ पढ़ के वो रोमांचित हुआ करता था। जी। और हालत ये हो गई कि जैसे मान लीजिए ट्रेन के डब्बे में हम बैठे हैं, रात हो गई है जी। और जा रहे हैं और ट्रेन में कम ही लोग हैं, जी। और ये डर हो कि रास्ते में कहीं कुछ हो सकता है, तो ऐसे कई रूट मैंने देखे हैं। तो वैसे में अगर कहीं दो ठे सीख खा के बैठ गए ट्रेन के डब्बे में ना, तो ये चिंता अपने से दूर हो जाती थी कि अब कोई समस्या नहीं होगी, अब सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, थे आ गए सिख महाराज लोग। तो ये विश्वास इतना, अर्जित किया है। जी। हाँ, इन लोगों ने ये विश्वास अर्जित किया था। लेकिन एक चीज और, एक सवाल उठ रहा है कि क्योंकि ये अब किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, सब तरफ इस तरह की चीजें हैं, सब तरफ हिंसा है। दिख रही है। तो न्यायपालिका की क्या भूमिका ऐसे में है? क्या न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास खत्म हो गया है? कोई चोरी के आरोप में पकड़ा जा रहा है तो लोग भीड़ पीट कर उसे मौके पे मार दे रही है। कोई और किसी का आरोप ये लगा रहे हैं, जिसपे नहीं, बदफैली का आरोप लगा रहे हैं, भीड़ पीट कर मार दे रही है। क्या जनता में कानून के प्रति जो है सम्मान नहीं रहा है, या ये सम्मान नेताओं के द्वारा ही तोड़ा गया है, या ये अविश्वास का माहौल बनाया जा रहा है समाज को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए? इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? पहले उस अहिष्णुता असहिष्णुता के बढ़ने वाले प्रश्न पर एक लाइन और जोड़ दूं। इस सब कुछ के बाद मैं ये भी देखता हूं जी। कि जो भारत की शांति प्रिय जनता है, जी। वो उस दिशा में भी सोचती है, और उस बिल्कुल। तरह के लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल जो सोचती बात है, आप तभी कह रहे पुरस्कार हैं, लौटाए थे। जी बिल्कुल है। हाँ,
और वो लोग तादाद में ज्यादा हैं लेकिन बटे हुए हैं चारों तरफ। जो पॉलिटिकल, अब यहाँ से राजनीति का प्रवेश शुरू हो जाता है, इसीलिए उसको हिंसा उसका यंत्र भी है और हिंसा ही उसका पुरस्कार भी है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं, जो कि कहा जाता रहा है, जिसे बड़े ही स्थापित तरीके से कहा गया कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि धर्म और राजनीति जब मिल जाते हैं तो राजनीति निरंकुश होकर वो उसका लाभ उठाती है, धर्म तो फिर पतन में जाना शुरू हो जाता है महाराज ना। धर्म का संविधान पतन भी तभी शुरू हो जाता है, और ये संविधान में भी इसीलिए रखा गया। तो अब इसका जो बड़ा उल्लंघन हुआ है उसकी कीमत समाज चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है, आप क्या मानते हैं? हाँ, समाज चुका रहा है। और देखिए, पहले तो यहां शुरू करूंगा मैं कि नेशन स्टेट की जो अवधारणा है ना, जो लोकतंत्र की बात है, उसमें बुनियादी बात यह है कि सब सबका अधिकार का रक्षा करेंगे। जी हम अपने अधिकार की रक्षा करेंगे, ये बड़ी स्वार्थपूर्ण चेतना है। हम सबके अधिकार की रक्षा करेंगे, ये ठीक है। जी, लेकिन अब उल्टा और हो गया राजनीति में, धर्म के अब नाम पर राज दल बने, हाँ, राजनीति जाति के नाम पे बन गए और कौम के इसलिए कि नाम पे बन गए। इसलिए इसलिए कि राजनीति आज देश के नाम पर हो रही है, देश के नाम पर हो रही है, लेकिन जी देश के लिए हो रही हो, इसमें हमको बहुत दिक्कत हो रही है समझने में कि जिस तरह की बिल्कुल नीतियां बन रही हैं, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उसमें समाज नाम का हिस्सा छूटता जा रहा है। और ये बहुत। एक दिन होगा। हाँ हाँ, देखिए, एक बात और बड़ी आनंद की बात है कि समाज केवल राजनीति नहीं है, समाज जी संस्कृति भी है, समाज जी धर्म भी है ना। जी लेकिन राजनीति अगर सर्वग्रासी बन जाएगी कि वो धर्म भी घघोंच लेगी, संस्कृति भी घघोंच लेगी, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जब आप मिलाएंगे, कोई एक चीज है जो ऐसा है कि उसमें उसकी विविधता ही उसका सौंदर्य है, और वहां जाके आप फिट करने लगे कि नहीं एक जैसा होना चाहिए, कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान जैसे देश में कौन कर लेगा इसको? ये हो जी ही नहीं सकता है। जी जहां कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने पंथ हैं, कितने धर्म हैं, जी वहां आप कोई एक मामला बना लेंगे। अच्छा देखिए, पहले कुछ और लोगों को किनारे किया गया, उसके जी बाद कुछ दूसरे तबके को किनारे किया गया। ये तो जैसे ऐसा लग रहा है कि आपने यही ठेका ले रखा है लोगों ने। इस हाँ तरह की राजनीति चलेगी नहीं देश में। वो कांग्रेस भी समझ ले, भाजपा भी समझ ले, और सपा भी समझ ले, बसपा भी समझ ले। जी दरअसल हमारे जो ये राजनीतिक दल है ना, इनकी बड़ी विसंगत का मामला है सुधीर जी। बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। आप कहते हैं खुल के बोलिए, खुल जी के क्या बोलेंगे? कौन सा दल लोकतंत्र बचाने आगे आ रहा है, उसका पहले ये देख लीजिए कि वो खुद में कितना लोकतांत्रिक है। बहुत जब बड़ी आप बात। अपने जब आप अपने दल में लोकतंत्र नहीं ला सकते, तो देश की लोकतंत्र के साथ आप क्या करेंगे, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। और एक और बात जो, आज देखिए, अब ये लोग ये कह सकते हैं कि हम प्रश्न उठा रहे हैं विपक्ष पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताइए, उठाइए, विपक्ष पे क्यों नहीं उठना चाहिए, कोई आज जीता थोड़ी है आज ये विपक्ष। हाँ, तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये आप इसको मानते हैं कि ये आजादी है पूछने की, जी कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन लेना चाहती है कांग्रेस। जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही इस बात से राहुल जी करते हैं कि हम निजीकरण के विरोधी नहीं है। तो आप जी जब विरोधी नहीं है, तो जी फिर आप तो डिग्री का मामला हो गया कि वो किस तरह करते हैं और आप किस तरह करते हैं। जी बिल्कुल। और जब निजीकरण का विरोध आप नहीं करेंगे, जी तो फिर कृषि कानून रद्द करने की मांग के साथ आप ईमानदारी से खड़े नहीं हैं, आप धोखा दे रहे हैं कहीं। यही मैं ये आपको। इतना इतना गंभीर सवाल है कि जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि कृषि कानून खत्म कर दिए जाएं, ये उस दिन आप इस देश की इकोनॉमी जो पिछले 9 उदारवाद के नाम पर जितना आगे बढ़ी है, वो क्षण होगा कि आपको फैसला करना पड़ेगा कि अब आगे का रास्ता क्या है। इसलिए कि वो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन लाएगा, वो आपको दिशा बदलने के लिए मजबूर करेगा। ये केवल छोटा मामला नहीं है, इससे बहुत सारी जो चीजें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब विपक्ष भी वही कर रहा है जो सत्ता पक्ष कर रहा है, इसीलिए विपक्ष खत्म हो गया है। भाई हाँ, दूसरा चाहिए ही नहीं वो उस तरह का। अरे लेकिन अरे और सत्ता एक पक्ष जाग का एक और मैं बात बताऊं इसमें,
क्योंकि जो विपक्ष से तो सवाल हर तरफ हो रहे हैं और वो किए भी जा रहे हैं, उसमें कोई डर भी नहीं है, भय भी नहीं है। जो मूल भय है वो ये है कि सत्ता पक्ष से कितना सवाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि सत्ता पक्ष भी वही काम कर रहा है, विपक्ष भी वही बोल रहा है, धर्म को लेकर दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं, तो विपक्ष तो खत्म हो रहा है, सत्ता पक्ष अपना उसी बात से मजबूत हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सवाल सिर्फ विपक्ष तक सीमित रह गए हैं आज बड़ी पैमाने पर। आप जितने नेशनल चैनल देखेंगे वो विपक्ष से खुद सवाल हो रहे हैं, विपक्ष से सवाल की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसकी जवाबदेही है व्यवस्था को बनाए रखने की, उसके सवाल खत्म हो गए उससे। विपक्ष से सवाल का स्तर तो यहाँ तक पहुंच गया सुधीर जी कि प्रियंका जी से किसी ने यही पूछ दिया कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं क्या? जैसे राजनीति करना क्राइम हो, राजनीति करना अपराध हो। ये राजनीति शब्द को ही मतलब कितना निरर्थक और कितना अनर्थकारी बना दिया लोगों ने। राजनीति कभी समाज निर्माण का जरिया हुआ करती थी, ये लोग राजनीति करने आए हैं। राजनीति क्या होती है? इतनी उल्टी बातें हैं सुधीर जी कि ये समझना बड़ा मुश्किल है। पूरा DS4 से लेकर के और BSP जब तक आगे बढ़ी, जब तक कांशीराम जी रहे, किस काम के लिए ये पार्टी बनी थी, क्या करने ये लोग आए थे? इस बात कोई बाहर रह के कुछ भी करे, जैसे ही उस सत्ता के गलियारे में पहुंचता है सत्तावान होकर के, तो वो काम वही करने लगता है जो उसके पहले वाला कर रहा था। बिल्कुल। इसमें मैं एक और बात करता हूँ, वो उससे और आगे जाके करता है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे 15 अगस्त, बल्कि यूं कहिए कि हर सरकार अपने से पहले वाले सरकार की गड़बड़ियों को और फैला करके तो उसको और बड़ा कर देते हैं। वो थोड़ा बेच रहे थे तो ये ज्यादा बेच रहे हैं। एक आखिरी सवाल और मैं करना चाहूंगा, क्योंकि काफी समय भी हम हो चुका है। तो एक आखिरी सवाल कि राजनीति किस स्तर पर चली गई है और सत्ता की तरफ से क्या हो रहा है, ये देखना होगा कि किस तरह से समाज को बांटने की बात की जाती है। कि लाल किले के प्राचीर से ये नारा दिया जाता है लोकल फॉर वोकल, इसके बहुत से मतलब निकलते हैं, इससे क्षेत्रवाद की एक बड़ी अवधारणा निकलती है। हालांकि जब व्याख्या करके समझाने की कोशिश की जाती है तो एक तरह से सफाई दी जाती है, तो ये कहा जाता है कि हस्तशिल्प को या लोकल उत्पादों की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें हस्तशिल्प की बात करनी होती तो वो ये भी कह सकते थे क्लिप फॉर शिल्प, क्लिप यानी वीडियो क्लिप बनाइए अपने शिल्प को बढ़ावा देने के लिए या और तरीका अपनाइए। लेकिन उसकी वजह बोल रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, जिसके बहुत सारे मायने निकल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि क्षेत्रवाद के लिए एक नारा बन जा रहा है ये लोगों के लिए। लोग तो अपने तरीके से अर्थ लेते हैं, संग्रह वहां कश्मीर के दहशतगर्द उसका अर्थ अपने तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी राज्यों में जो राज ठाकरे और बाकी महाराष्ट्र में जो है शिवसेना के जो पूर्व में जो हुआ है वो अपने तरीके से इसी के अर्थ निकालते थे लोकल फॉर वोकल के। या और राज्यों में आपने देखा है, गुजरात में भी लोकल फॉर वोकल का असर देखा है, तो वही गुजरात का नारा जो है लाल किले से दिया जाता है कि लोकल फॉर वोकल। तो क्या प्रधानमंत्री जैसे नेता की ओर से इतना स्पष्ट संदेश क्यों दिया जाता है समाज में, और जबकि उनकी एक पूरी टीम होती है? मैं ये नहीं कहता कि उनके मन से निकला होगा, उनकी कोई टीम होती है जो इस सबको तैयार करती है। क्या वो इतनी मतलब अयोग्य हो गई है कि वो अर्थों को नहीं समझ पाती कि कहाँ तक जाते हैं? बात इसका नहीं है, बात वहां पर ये है कि जिस अर्थ में वो लेना चाह रहे हैं तो वो तो उससे कुछ और कहना चाह रहे थे कि लोकल फॉर वोकल। क्या कहना चाह रहे थे स्पष्ट नहीं है, इसका कोई मायने नहीं रखता। लोग क्या लेंगे उसका, वो शब्द बोलने वाले को पता होना चाहिए। हाँ, वो शायद ये कहने वाले को इतना ज्ञान होना चाहिए। वो शायद इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, उद्योग की बात कर रहे थे, उत्पादन की बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने तो इसको वैचारिक और क्षेत्रीय राजनीति के लिए एक बड़ा प्रेरणास्पद जैसा वाक्य है कि भाई लोकल वोकल फॉर लोकल। तो एक सीधा प्रश्न ये नहीं बनता है कि वोकल फॉर नेशनल से बढ़िया ये वोकल फॉर लोकल कैसे हो गया? हाँ, वोकल फॉर ह्यूमैनिटी हो सकता था। जैसा माहौल है उसमें ये चलना चाहिए था, वोकल फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए आप हाँ, बहुत अच्छा। ये तो आपने सनातन परंपरा की ऊंचाई की बात कर दी कि वसुधैव कुटुंबकम ही तो सब है। तो इसी उस तरह से होना चाहिए, उसके लिए कहना चाहिए। लेकिन उस समय पार्टी की रणनीति क्या है? वोट बटोरने के लिए, वोट बांधने के लिए, वोट हथियाने के लिए, वोट गठरियाने के लिए।
किस इलाके में क्या बोलना है भैया। आजकल राजनीति का ये भी है कि वही आदमी यहाँ कुछ और कहेगा, वहां कुछ और कहेगा, इस स्टेट में कुछ और कह के वोट लेगा, उस स्टेट में कह के कुछ और वोट लेगा, ये सब एक साथ चल रहा है। जी जी। तो दरअसल ये वैचारिक पतन का मामला है। ये स्वीकार करने में हमको आपको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आजादी के आंदोलन ने और खासकर पिछले 100-150 साल के भारतीय मन के जनमानस के संघर्ष ने उसको जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य दिए, आज वो मूल्य आज संकट में है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि ये वैचारिक, जी, वैचारिक वैचारिक पतन का मामला है और हमारे जो सारे मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, वो आज संकट में है। भारत की वीर परंपरा में ना, भारत की परंपरा में हर चीज का उदाहरण आपके सामने मौजूद है। अच्छा भी है, खराब भी है, खोजने कहीं बाहर नहीं जाना है। और ये जुड़ा है मनुष्य के सहज विवेक से जुड़ी बात है कि अगर ये बात आदमी समझ जाए ना, तो न सीखू बॉर्डर होगा, न कहीं 1 लाख वाला होगा, न जुनैद होगा, ये सब नहीं होगा। वहां वो बताते हैं कि विभीषण बड़े नीतिज्ञ थे, तो उन्होंने बताया कि रावण को कि सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। बहुत बहुत बड़ी बात कही और वो लागू है। हर मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई है। जो हमारा सनातन चिंतन परंपरा है वो ये बताता है कि मनुष्य के विवेक की जो डोर है, जब आप अपने को परम तत्व से जोड़ने का प्रयास करते हैं, देवता के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, तो वो श्रृंखला शुरू हो जाती है। तब होता ये है कि आपके भीतर की जो सुमति है वो प्रबल होती है और वो कुमति को नियंत्रित कर देती है। यही देश में भी होगा, यही मनुष्य के भीतर भी होता है। आशा मत खोइएगा, भारत सहिष्णुता की परंपरा का देश है और हमने जितने भी धर्म दिए यहाँ, उसमें कोई धर्म ऐसा नहीं है जो मनुष्य की मर्यादा में रंच मात्र भी कमी करता हो। चाहे वो जैन परंपरा हो, बौद्ध परंपरा हो, सनातन परंपरा की तो बात ही क्या, जिसके ये सारे हिस्से हैं। सारे धर्मों का काम है कि वो मनुष्यत्व को आगे बढ़ाएं और हर धर्म के अनुयायी का ही काम है कि अपने धर्म में व्याप्त कुरीति का नाश करे। और हम नहीं मानते हैं कि हम असहिष्णु देश हो गए हैं। ये 2-4 घटनाएं हैं, लेकिन जिस दिन कसौटी आएगी, जिस दिन परख की बात आएगी, उस दिन समाज खड़ा होगा सहिष्णुता की तरफ। मनोज जी, आपने बहुत विस्तार से समझाया और बहुत अच्छी बात की कि देश की जो स्थिति है इस वक्त, और आपने रामचरितमानस का एक उदाहरण दिया कि जहां कुमत तहां विपत निदाना। और देख रहे हैं कि लगातार पिछले 4-5 साल में जिस तरह से विपदाएं आ रही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कुमित और कुमति इसके पीछे हो सकती है, असहिष्णुता इसकी वजह हो सकती है, लेकिन आपने एक बड़ी उम्मीद की बात की है कि जो धर्म है वो अंततः मानवता के पक्ष में खड़ा होता है और हमें इसी से उम्मीद रखनी चाहिए, इसी से सारी आशाएं रखनी चाहिए। इस खूबसूरत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और विषय पर। नमस्कार सर। जरूर, अवश्य, नमस्कार।